टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग जितना भी करें ना प्रॉब्लम एनालाइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जितना भी टॉपिक है ये सिंगुलर है तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ, यहाँ पे मैग्नेटिक है वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्या? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सिमिलरली जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे वैसे आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे पैरेलल लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है, तो इसको लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। और यहाँ पे अगर एक मैग्नेटिक डायपोल को लाओगे, मैग्नेटिक डायपोल जिसमें एक नॉर्थ पोल और जिसमें साउथ पोल, और ये भी हम लोग देखे थे कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो पेयर में होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ हमेशा रहेगा ना। तो एक छोटा सा अगर मैग्नेटिक निडल और या मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे लाके रखोगे ना, ये दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर से एक मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे लागे तो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? डिफ्लेक्ट। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल या बार मैग्नेट भी रख सकते हो। बार मैग्नेट में भी कितने पोल्स होते हैं? 2। तो मैं अलग अलग दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक निडल, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक निडल। एक होता है नॉर्थ, दूसरा क्या होता है? साउथ। मान लेते हैं ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा क्या है? साउथ पोल। क्लियर है? ये इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है? एक्सिस। दिख रहा है ना? मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना रहा है, कितना एंगल? थीटा। तो अब क्या होगा, ये नॉर्थ पोल पे भी फोर्स लगेगा और ये साउथ पोल पे भी। नॉर्थ साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर है ना? मैं बताया था कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे देखो ये वाला सिप लाइन को देखो, अगर ये वाला लाइन, यहाँ ध्यान देना, ये वाला लाइन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट, इसका मतलब कुछ नॉर्थ पोल यहाँ पे रहा होगा और साउथ पोल क्या रहा होगा? इधर। तो ये साउथ पोल को नॉर्थ पोल क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये वाला फोर्स मैं मान लूंगा F1। क्या मान लूंगा? F1। सिमिलरली ये तुम्हारा कौन सा पोल है? नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा? रिपल्सन। ये डायरेक्शन किसका होगा? F2। अरे हाँ, ये नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग बताए थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड में बताया था फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेन। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेन, जो कि दोनों सिंगुलर पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सिंगुलर पोल्स नहीं, मतलब एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल, सिंगुलर पोलैरिटी का है, पोल स्ट्रेंथ का है। तो यहाँ पे इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा साउथ पोल का और ये जो नॉर्थ पोल, दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है? सेम। जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते थे, फोर्स experienced by a unit positive test charge और force experienced per unit test charge। तुम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। F का वैल्यू कितना होगा? P इंटू बी, P इंटू बी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करें तो इसका पोल स्ट्रेंथ अगर P है, कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? B। P इंटू बी होगा, डायरेक्शन दिखाती है। इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे भी उतना ही लगेगा। ये वाला ये जो तुम्हारा साउथ पोल, इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना है? P। और किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? B। तो इस पे भी फोर्स कितना होगा? P इंटू लगेगा। और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग 12 लेते हैं। क्या लेते हैं? 12। तो टॉर्क डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। ये जो मैग्नेटिक निडल है, क्योंकि यहाँ पे दो आपके पोल्स है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों पे फोर्स लग रहा है। एक पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द राइट, दूसरे पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और दोनों का लाइन क्या है? अलग अलग। तो ये दोनों कपल बनाएगा। क्या बनाएगा? कपल। कपल हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे दो फोर्सेस दिखते हो। कितने फोर्सेस? दो। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट ही नहीं, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो? अलग अलग। तो वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे कपल। क्या बनाएंगे? कपल। और कपल जो होता है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेशन, जिसको हम लोग टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग टॉर्क निकालेंगे। देखो यहाँ ध्यान दो, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है, कोई भी एक फोर्स ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, फोर्स टॉर्क का ही फॉर्मूला
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, कोई भी एक फोर्स लेना है, इसका फॉर्मूला ही है टॉर्क का। अगर कपल का तुम मोमेंट ऑफ कपल निकालोगे, टॉर्क को ही बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। और ये जो मोमेंट ऑफ कपल होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो कोई भी एक फोर्स ले लो, एक फोर्स है P इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स पे ये वाला लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं ना है। ये देखो यहाँ से जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो है वो है 12। क्या है 12। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, अरे होगा ना। अगर 12 का कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा कॉस, और ये क्या होगा साइन। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा दो फोर्सेस के बीच का, वो होगा 12 साइन थीटा। तो यहीं से टॉर्क का हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा। अब बताए थे पोल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं मैग्नेटिक। तो ये हो जाएगा m इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो ये मेरा टॉर्क का है, क्या है टॉर्क। और चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग बोलते हैं m क्रॉस b। अगर ये नहीं समझ में आया तो तुमको और भी आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो तो मैग्नेटिक नीडल में इतना डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम बार मैग्नेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बार मैग्नेट। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पहले समझना। और सिमिलर टू सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो भी मैं भी करके दिखा दूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब जंप कर जाए, एटलीस्ट फॉर्मूला पे एकदम पकड़ होना चाहिए कि भैया ये फॉर्मूला है तो अपन को ये फॉर्मूला करना है। ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये तुम्हारा क्या है यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है। तो किसी के फील्ड में तुम ही चले जाओगे, किसी के घर में वो फोर्स लगेगा, या तो तुमको निकाल देगा, या तुम जान पहचान के हो तो तुमको एक वैल्यू मिलेगा या कुछ मिलेगा, बैठने के लिए बोला जाएगा। अरे हाँ या नहीं, वही होता है। तो ये किसी दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बी। एवरीवेयर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बी। अब यहाँ पे लाके एक बार मैग्नेट को रखें। क्या रखें बार मैग्नेट को। ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, ठीक है। देखो ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में कितने पोल्स, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ। ये वाला पोल मैं मान लेता हूँ साउथ, और ये वाला पोल क्या है नॉर्थ। अरे बोलो यार। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन 12 से। तुम एल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए 12। हाँ या ना। अब एक मैग्नेट देखो, ये तो मैग्नेट है ही, और ये भी मैग्नेट है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक। तो दो मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है ना। मैं बताया था मैग्नेटिक फील्ड चूंकि लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ। तो देखो ये जो नॉर्थ है, इस साउथ में फोर्स किधर लगा, अपनी तरफ खींचेगा ना। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन वो किधर होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अरे होगा ना। इस फोर्स का नाम दे देता हूँ F1। क्या नाम दे देता हूँ F1। और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो इसका इस फोर्स का नाम दे देता हूँ मैं क्या F2। क्या दे देता हूँ F2। ये तुम्हारा फोर्स है F2। क्लियर है क्या। हाँ या ना बोल। एकदम सिंपल है। अब देखो एक ही आपका बार मैग्नेट पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 दूसरा F2। जैसे अभी मैं तुमको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को लोग किसी एक गिवन पॉइंट पे कैसे डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट नॉर्थ, या फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो दोनों पोल का मैं पोल स्ट्रेंथ P मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ P। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा P इंटू D। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल को रखते हैं, तो नॉर्थ पोल पे जो डायरेक्ट फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर साउथ पोल रखते हैं तो उस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अरे है नहीं। फोर्स निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। इसका भी पोल स्ट्रेंथ P, इसका भी पोल स्ट्रेंथ कितना P। तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा P इंटू B, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। इस पे भी फोर्स कितना लगेगा P इंटू B। अरे लगेगा। और देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे डॉटेड में छोटा सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तुम्हारा डायरेक्शन बता रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका बता रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है तुम्हारा M। ये तुम्हारा क्या है M। देखो ये है M का डायरेक्शन। ये वाला जो लाइन में रिप्रेजेंट किया हो ना, वो किसका डायरेक्शन है M का।
और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और मैग्नेटिक मोमेंट m का जो मैग्नीट्यूड होता है तो पोल स्ट्रेंथ, अरे किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ ले लो, मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, p into 12, और डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अब तुमको दो फोर्स दिख रहा है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तुमको दो फोर्स दिख रहा है। एक फोर्स ये है तुम्हारा F2 जिसका वैल्यू है P into B, और दूसरा फोर्स है F1, दूसरा फोर्स क्या है F1, इसका वैल्यू कितना है बताओ, इसका भी P into B है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बताया था कितना था 12, अरे है नहीं। और ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड चूंकि राइट की तरफ जा रहा था ना, और डायपोल मोमेंट का ये तुम्हारा था साउथ और ये तुम्हारा क्या था नॉर्थ, अरे बोलो यार, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन था साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड राइट जा रहा है, यही ना एंगल थीटा था। तो यहाँ से पे अगर एक हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, हाँ या ना। अब देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जो डॉटेड लाइन से ये F1 इस लाइन पे लग रहा है और ये F2 इस लाइन पे लग रहा है ना। मुझे तो फोर्स मिल गया, लेकिन ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, या तो ये वाला डिस्टेंस लो, अरे बोलो यार, या तो ये डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों जो आपका है एक दूसरे का क्या है परपेंडिकुलर, अरे हाँ नहीं। तो हम लोग कंपोनेंट लेके ले सकते हैं, अगर ये 12 है जिसके साथ एंगल बनाता वो कॉस में ब्रेक होता है, क्या होता है कॉस में, ये हो जाएगा 12 कॉस, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये होगा 12 साइन थीटा, हाँ या ना, अरे बोलो यार। तो यहाँ देखो टॉर्क वही होगा, टॉर्क का होता है फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल जहां बनता है वहां पे अगर टॉर्क निकालना है तो कोई भी एक फोर्स ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो हम लोग ले लिए यहाँ पे एक फोर्स कितना है P into B, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 12 sin थीटा, और देखो P into 12 क्या लिखे हैं M B sin थीटा, तो क्या हो जाएगा M cross B, हाँ या ना। तो ये आसान नहीं है, अब एनालाइज करना तुम्हारा काम है कि अगर थीटा एंगल पे रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो sin 0 का वैल्यू कितना 0, तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, लगेगा क्या। अगर 90 डिग्री हो जाए तो sin 90 क्या होता है 1, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, हाँ या ना। तो ये एकदम सिंपल एक्सप्रेशन है। देखो ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा, मैग्नेट का बार मैग्नेट का नहीं आता, अभी मैं जितना करवा रहा था तुम्हें याद रखना है, बोर्ड में नहीं आएगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है या इसका एप्लीकेशन कितना है md sin थीटा। m क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, b है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा होता है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सिंपल, क्लियर है ना। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का न्यूटन मीटर। इसको कॉपी करो तो फिर इसको और एनालिसिस करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे टॉर्क का। यहाँ पे देखो इस केस में समझने की जरूरत है। देखो तुम्हारा ये जो है बार मैग्नेट वो कुछ इस तरह रखा हुआ है, पहले देखना इसका डायरेक्शन किस तरह रोटेशन का। ये वाला ऊपर वाले साइड में सब लोग ध्यान देना, ऊपर वाले साइड में फोर्स किधर लग रहा है राइट की तरफ, राइट की तरफ जाएगा तो देखो ये किधर झुक रहा है, दिख रहा है ना। इसको फोर्स किधर लग रहा है लेफ्ट, ये किधर झुक रहा है, दिख रहा है ना। ये रोटेट करेगा इसे, कौन सा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज। यही अगर फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता, ये फोर्स इधर और ये वाला फोर्स, ये ऐसे फोर्स लगता ना यार, और ऊपर में फोर्स अगर इधर लगता तो ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो कैसा है क्लॉकवाइज, हाँ या नहीं। यानी यहाँ पे रोटेशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है क्लॉकवाइज। और देखो इस चीज को और भी एनालाइज करेंगे। तो ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा, mb sin थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा mb into sin of 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो हो जाएगा mb into 0 इज इक्वल टू 0। तो मुझे पास टॉर्क क्या लगेगा 0, यानी कोई भी रोटेशन नहीं लगेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, इस चीज को समझना भी तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अभी कुछ हम लोग कुछ एनालाइज करेंगे जो ज्यादा डेप्थ वाला है थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखो तुम्हें किस तरह दिख रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री पे रख दो, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तुमने बार मैग्नेट को रखा। अरे बोलो यार, ये तुम्हारा बार मैग्नेट कुछ इस तरह है। देखो एक तुम्हारा है नॉर्थ पोल, एक तुम्हारा क्या है साउथ पोल, और दूसरा क्या है नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ,
ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। एंगल दोनों के बीच क्या होगा, 0 या सेम डायरेक्शन में। अरे बोलो, तो अभी बताए थे कि किसी भी मैग्नेट को या मैग्नेटिक पोल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स लगेगा ना। अभी जस्ट बताए थे साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, अरे लगेगा। मान लेते हैं ये फोर्स है कितना, F1, और नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये क्या है, F1, सॉरी ये आपका क्या है, F2। लेकिन F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पे नेट फोर्स कितना लगता है, 0, है ही नहीं। और अगर नेट फोर्स 0 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल, मतलब घूमेगा नहीं, जहां पे रखे हो वहीं रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे, टॉर्क भी नहीं लगेगा। यहाँ कपल बन ही नहीं रहा है क्योंकि दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे टॉर्क भी क्या है, नेट टॉर्क। यहाँ पे नेट टॉर्क क्या है, 0 है। नेट टॉर्क क्या है, 0। तो यहाँ पे रोटेशन भी नहीं होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अरे भाई नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में, है नहीं। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है या तो रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, हाँ या ना। और इस केस में होता है, इसका मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन आज हम लोग खुद करने वाले हैं। इसको मैं खुद से अब रोटेट कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, यहाँ ध्यान दो सब इसको। लेकिन हम कर सकते हैं ना जी, ये फील्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं करवाता हूँ इसको। मैं क्या किया, इसको रोटेट कराया। देखो ये वाला एंड को देखो, यहाँ ध्यान दो, ये वाला एंड को ऊपर पकड़ दिया और नीचे वाले एंड को नीचे की तरफ, तो ये रोटेट करेगा। कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो यार, तो जब तुम इसको रोटेशन दे रहे हो तो तुम कुछ काम कर रहे हो ना मेरे भाई, काम कर रहे हो ना, क्योंकि इसका पोजीशन तुम मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हो, चेंज। अरे बोलो यार, तो कितना काम करेंगे हम लोग अगर थीटा एंगल तक रोटेट कराएं। कितना एंगल तक, थीटा। अभी 0 एंगल पे रखा था, हम लोग कितना एंगल से, थीटा एंगल, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। पहले हम लोग, चूंकि यहाँ पे जैसे जैसे थीटा तुम चेंज करोगे, मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा एंगल ले लिया थीटा, 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री, तो टॉर्क का वैल्यू अलग। फिर एंगल बढ़ा दिया 60 डिग्री, टॉर्क का वैल्यू अलग। तो टॉर्क यहाँ पे क्या कर रहा है, कांस्टेंट है या चेंज कर रहा है, चेंज। टॉर्क का वैल्यू अभी हमने बताया कि टॉर्क का वैल्यू जो होता है mv sin थीटा। अरे है नहीं, यहाँ पे थीटा का फंक्शन है टॉर्क, जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे टॉर्क भी क्या करेगा, चेंज। तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टॉर्क नहीं लग रहा है। अरे हाँ या नहीं। तो जहाँ पे भी कांस्टेंट चीज ना हो तो हम लोग वहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, बताए थे ना। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डिफ्लेक्शन लेंगे। कितना डिफ्लेक्शन लेंगे, छोटा सा डिफ्लेक्शन। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा मैंने रोटेशन किया ऊपर में, कितना एंगल से, डी थीटा से। कितना एंगल से, डी थीटा। इसका मैंने एंगुलर पोजीशन, इसका मैंने एंगुलर पोजीशन चेंज कर दिया, डी थीटा पे रख दिया। तो कुछ काम करेंगे, जो काम करेंगे वो होगा डी डब्ल्यू। क्या होगा, डी डब्ल्यू। और ये होता है टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा। अरे बोलो यार, टॉर्क भी ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, रोटेशन भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन हम लोग निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन। अभी डी थीटा के लिए निकाला है मेरे भाई। अगर टोटल एंगल थीटा तक रोटेट कराएं या थीटा 1 पे पहले रखा हुआ था, हम तो 0 माने अभी, अगर थीटा 1 पे पहले रखा हुआ था और बाद में थीटा 2 तक रोटेट करा रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना, डब्ल्यू, और टॉर्क का वैल्यू पुट कर दो, m इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अरे बोलो यार, मैं तो मान रहा हूँ कि 0 डिग्री से रोटेट कर रहा है। मान लेते पहले थीटा 1 पे रखा था, कहाँ पे रखा हुआ था, थीटा 1, और इसको चेंज करके तुम कहाँ पे कर दिया, थीटा 2। अरे है ना, यहाँ पे W आ जाएगा, m कांस्टेंट। m क्या, कांस्टेंट, क्योंकि पोल फिक्स्ड है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, फिक्स्ड। मैं बताया था सिर्फ थीटा चेंज करेगा जब रोटेट करा हुआ तो, हाँ ना। तो हमने क्या किया, mb को बाहर कर दिया, सिर्फ मेरा साइन थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो कितना सिंपल सिंपल यहाँ पे इसका डेरिवेशन है। साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। तो डायरेक्टली लिख देंगे md और साइन के जगह पे कर देंगे माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। सिंपल हो गया। माइनस को बाहर कर लो, पहले नहीं करना चाहते तो अंदर में भी रख सकते हो, हाँ या नहीं। और फिर थीटा पहले ऊपर वाला जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2
माइनस, और जो माइनस तुम पहले से बाहर किए थे फिर अंदर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा MB cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। अरे है नहीं, और जितना वर्क डन करते हैं, जितना वर्क डन करेंगे उतना ही इसमें एनर्जी स्टोर होगा। अरे बोलो यार, वर्क डन और एनर्जी क्या होता है? सेम। तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द डायपोल। तो ये जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको अगर यू से हम लोग डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा MB cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। यहाँ पे हमने कितना एनर्जी स्टोर होता है जब डायपोल को रोटेट कराते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो भी निकाल लिया। इसी को आगे बढ़ाएं इसी डिस्कशन को, तो हम लोग टॉर्क देख लिए, क्या देख लिए? टॉर्क। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल भी देखनी है, देखिए ना, मैग्नेटिक डायपोल। अब हम लोग देखेंगे कि SHM कैसे करता है डायपोल, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम उसमें भी बताए थे, इलेक्ट्रिक डायपोल में भी। बहुत आसान है, इसको देखो, इतना आसान है कि पूछना ही मत। देखो एक इससे ये वाला डिस्कशन से पहले कुछ टर्म समझ लो, तब तुमको बेटर क्लियर होगा। अदरवाइज बोलोगे कि सर क्या चल रहा है यहाँ पे। SHM क्लास 11th में भी पढ़े थे हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पहचाने का सबसे पहला तरीका, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कि मोशन होना चाहिए, मोशन जो होना चाहिए वो ऑसिलेटरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑसिलेटरी, एक बार आगे एक बार पीछे, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट आगे और पीछे। पहला एकदम नेसेसरी कंडीशन। और दूसरा जो कंडीशन होता है कि जब आगे पीछे हो रहा है तो मोशन हो रहा है ना, एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन होगा और जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली। तो ऑब्जेक्ट अगर टू फ्लो मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन A है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, आगे जा रहा है। तो अरे है नहीं, जैसे मान लेते मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ ना यार, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कुछ होगा ना। और अगर मेरा वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट होता है। मतलब अगर A और X है तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ तो एक्सेलरेशन पीछे, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। हाँ या नहीं? एक चीज और इसके पहले मैं बताता हूँ, तो ये दो चीज तुमको याद रखना है। बाकी और भी कंडीशन होते हैं, लेकिन ये दो मेन कंडीशन याद रखना है। ऑसिलेटरी मोशन, क्या? ऑसिलेटरी मोशन। और एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू, एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट। इसके अलावा एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर एक स्प्रिंग है, ये क्या है? स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग का ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर है। हाँ या नहीं? तो ये जो लेंथ कहलाता है, ये इसका नेचुरल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल लेंथ। और अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा क्या करो? डिस्प्लेस। यहाँ ध्यान दो, जैसे तुम इसको डिस्प्लेस करोगे फोर्स लगा के, अरे आगे बढ़ा दिया जी, तो यहाँ पे जैसे फोर्स लगा के फिर छोड़ोगे तो फिर ऊपर जंप कर जाता। अरे हाँ नहीं? तो ये जो फोर्स तुम लगा रहे हो ये है तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स। क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो इस पे एक और फोर्स डेवलप होगा, दूसरे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग। वो रीस्टोर करना चाहता है खुद के शेप को या खुद के ओरिजिनल पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी इसको, इस डिस्कशन को यहीं पे रखते हैं, हम लोग डायपोल पे आते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला था कि अगर मैं, ये तुम्हारा ध्यान दो, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्टली मैं रख रहा हूं, पहले तुम ऐसे रखे थे, एक बार मैग्नेट को, ये तुम्हारा था साउथ पोल और ये तुम्हारा क्या था? नॉर्थ पोल। अरे हाँ नहीं? तो अभी इस केस में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। लेकिन मैं मान लेता हूं इसको मैंने क्या किया, यहां ध्यान दो, इसको मैंने रोटेट करा के थीटा एंगल तक ले गया। कहां तक ले गया? थीटा एंगल। चलो इसको मैंने रोटेट करा के यहां तक ले गया। तो जब इसको रोटेट कराओगे तो साउथ ऊपर जाएगा, नॉर्थ नीचे, इस तरह जाएगा। यहाँ ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते इस पॉइंट के बाद ये तुम्हारा नॉर्थ पोल यहाँ पे आ गया और ये तुम्हारा साउथ पोल यहाँ पे आ गया। थीटा एंगल तक ले जाके छोड़ दो। अरे है नहीं? अरे बोलो यार, रोटेट करा दिया तो इसको बोलते हैं एक्टिंग टॉर्क, बाहर से लगा के। बोलो यार। और अभी बताए थे अगर थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो टॉर्क इस पे लगेगा, और किधर लगेगा? क्लॉकवाइज। जब ले जाके थीटा एंगल पे रख दोगे, कोई भी अगर डायपोल को थीटा एंगल पे रखा हो तो उस पर टॉर्क लगता है जी। MV sin थीटा, रोटेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज।
अब ये यहाँ से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ पोल नीचे की तरफ जाएगा, ये साउथ पोल ऊपर। अरे है नहीं, और ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा 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 और यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहीं पे आके नहीं रुकेगा, इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा। जैसे 100 मीटर का रेस होता है, 0 के मार्क पे हम खड़े, दौड़ना स्टार्ट की, मोमेंटम आए तो 100 पे एग्जैक्टली जाके रुक जाते हो क्या? उसको क्रॉस कर जाते हो अगर तुम वेलोसिटी बढ़ रहा है तुम्हारा तो। अरे है नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं रुकेगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा, इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा। क्या करेगा? ओवरशूट। अभी तो नीचे की तरफ लग रहा है टॉर्क, किधर लग रहा है? नीचे क्लॉकवाइज, लेकिन ये जैसे ही इस पोजीशन को ओवरशूट करेगा ना, इस पर टॉर्क ऊपर चल जाएगा। वही बताते हैं, देखो ये जब नीचे की तरफ जाएगा फिर थीटा एंगल पे चल जाएगा। देखो ये अभी नॉर्थ ऊपर गया था, अब ये नीचे जाएगा, यहाँ इस पोजीशन को ओवरशूट करेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल अब यहाँ पे आ गया, ये नॉर्थ यहाँ पे आ गया ना, और साउथ किधर चला जाएगा? ऊपर, सेम एंगल थीटा पे। अब जो इस पे टॉर्क है वो किधर लेगा? देखो नॉर्थ पोल पे हम जानते हैं फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अरे इधर लग रहा है ना, और साउथ पोल पे फोर्स क्या लगता है? अपोजिट। अब देखो अगर ऐसे करके रखा हुआ है और नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लग रहा है और साउथ पे इधर, देखो ना यहाँ ध्यान दो, उधर लेगा इधर, इस पे इधर लग रहा है इधर, इस पे आगे की तरफ, ये कैसे हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा। अरे है नहीं, तो इस पे टॉर्क का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो इसका रेस्ट पे नहीं आएगा, वो बस ऊपर। अरे है नहीं, इसका मतलब देखो ये जो तुम्हारा था ये बार मैग्नेट, अब ये एक बार आगे और एक बार पीछे, आगे पीछे करने लगा ना, टू एंड फ्रो मोशन इस फिक्स पॉइंट के अबाउट में। तो ऐसे चल गया, ये तो हम तो थियोरेटिकली तुमको बता दिए डायग्राम से एक्सप्लेन करके, इसको मैथमेटिकली देखेंगे। क्या देखेंगे? मैथमेटिकली। सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान देना है तुम पे, जब तुम इसको यहाँ ध्यान दो, जब इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, जब कहां पे ले जा रहे थे? ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ जब ले जा रहे थे तो टॉर्क किधर लग रहा था? नीचे की तरफ। अभी देखो अभी बता रहे हैं, जब इसको ऊपर खींचोगे ना, देखो ये जब ऊपर जा रहा था डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, टॉर्क किधर लगता है? क्लॉकवाइज। अरे हाँ या नहीं? ये आपका क्लॉकवाइज है और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देखना, क्लॉकवाइज। जब ये हम लोग थीटा ऊपर की तरफ दे रहे थे तो टॉर्क किधर लग रहा था? नीचे। यहाँ पे फिर से देखो, अभी तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हो? नीचे। जैसे नीचे आएगा इस पर टॉर्क किधर लगेगा? ऊपर। तो डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। अरे हाँ या ना? तो इस केस में अगर यहाँ पे अभी टॉर्क ऊपर की तरफ लग रहा है तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे की तरफ। अरे हाँ नहीं, एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। हाँ या नहीं? तो अगर हम लोग टॉर्क की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है mb साइन ऑफ थीटा। अरे होता है ना? लेकिन अभी मैंने बताया कि इस केस में टॉर्क और थीटा एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हैं mb साइन ऑफ माइनस थीटा। अरे बोलो यार, हो गया क्या? तो साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा तो जाएगा माइनस mb साइन ऑफ थीटा। अरे भाई नहीं, और अगर डिफ्लेक्शन वेरी स्मॉल है, डिफ्लेक्शन क्या है? वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा। ये याद रखना लाइफ में, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अभी प्रूव करके दिखा देंगे। पहला तो ऑसिलेटरी मोशन प्रूव कर दी, और ये इक्वेशन टॉर्क का लोग बताएं क्योंकि टॉर्क लग रहा है तभी रोटेट कर रहा हूँ। अरे हाँ या ना? उसके बाद देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mb साइन थीटा। क्या बन गया? थीटा। अरे बोलो यार, ये टॉर्क है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma पढ़े थे? अरे हाँ या नहीं? तो फोर्स का जो आपका सिमिलर टर्म होता है रोटेशनल मोशन में होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। मास का इक्विवेलेंट होता है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये A होता है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हो I अल्फा इज इक्वल टू माइनस mb इंटू थीटा। अब देखो अल्फा को रखो एक साइड में, I को उधर ले जाओ, तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा माइनस ऑफ mb बाय I। अरे हाँ या नहीं? ये तुम्हारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट रहता है। अरे पोलर स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म, वो भी कांस्टेंट है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स्ड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है? फिक्स्ड। इसके एक्सिस एक एक्सिस के अबाउट में। तो हाँ, थीटा से वेरिएबल, थीटा क्या है? वेरिएबल है। अरे है नहीं? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा,
और बीच में साइन क्या है, माइनस, हाँ या नहीं। तो जो दूसरा कंडीशन बताए थे SHM के लिए, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और साइन क्या होगा, माइनस। ये तो लीनियर के लिए, कैसा लेना है SHM के लिए, लीनियर, जो आगे पीछे सीधा जा रहा है, लेकिन यहाँ तो एंगुलर हो रहा है। तो एंगुलर के लिए A के जगह पे क्या होगा, अल्फा, और X के जगह पे क्या होगा, थीटा। अरे हाँ नहीं, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, SHM, क्या कर रहा है, SHM। यही तो कंडीशन है SHM का, पहला ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ नहीं, एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू इट। क्लियर है क्या? अब इसको अगर तुम देखो और भी अगर लिखना चाहो तो इसको और भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को लिखते हैं माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। जैसे याद करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है dv बाय dt, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाय dt। अरे बोलो ना यार, हम इसको बोलते हैं d2x बाय dt स्क्वायर। अरे बोलो यार, वैसे अल्फा को भी बोलते हैं, सबसे पहले ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर पोजीशन में चेंज, यानी d थीटा बाय dt। तो dd क्या हो जाएगा, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं d2 थीटा, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई इंटू हो जाएगा थीटा। और इसको अगर तुम एक कांस्टेंट मान लो, चूंकि कांस्टेंट है पूरा, लेट में ला तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस mb बाय आई इंटू थीटा, उधर क्या बचेगा, जीरो। और इसको एक कांस्टेंट अगर हम लोग मान लें ओमेगा स्क्वायर, क्या मान लें, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, और ये किसके इक्वल है, mb बाय आई। तो यहाँ से हमको आ जाएगा इक्वेशन d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये इक्वेशन बताता है कि ये जो आपका बार मैग्नेट है वो क्या करेगा, SHM, क्या करेगा, SHM। और ये ओमेगा कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा यहाँ स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में, ये कांस्टेंट होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट एम बी बाय आई। अरे हाँ या नहीं, तो अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूँ तो एक बार जब पूरा रोटेट करता है तो कितना एंगल कवर करता है, 2 पाई। अरे हाँ या नहीं, और कितना टाइम लेता है, t। अरे बोलो यार, तो इसी चीज को अगर तुम लिखना चाहते हो, ओमेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू, मेरे को ये आया है अंडर रूट एम बी बाय आई, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी बाय आई। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि कितना एक बार ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा। ये जब ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया तो कितने टाइम में एक ऑसिलेशन करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे जा रहा है, फिर वहीं पे आ गया, तो उसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, ये होगा टाइम पीरियड। ये क्या होगा, टाइम पीरियड। तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो रख सकते हो। बोर्ड में नहीं आया ना, तो जम कर गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें बहुत सारा SHM का क्या होना चाहिए, SHM का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना।